जून 2014 इराक का एक छोटा सा शहर टिक्रिट। एक हॉस्पिटल की छत पर 46 इंडियन नर्सेज घुटनों में सर दबाए बैठी थी। बाहर गोली की आवाजें थी, अंदर डर था और फोन पर एक ही आवाज आ रही थी घर से, कब आओगे, सब ठीक है ना? ठीक? कुछ भी ठीक नहीं था। ISIS, दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन, इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था और ये 46 इंडियन नर्सेज जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़ा था, अब एक ऐसे नर्क में फंस गई थीं जहां से निकलना लगभग असंभव लग रहा था। तो फिर वो निकली कैसे? आज की कहानी सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन की नहीं है, ये एक आदमी की कहानी है। एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए काम किया। अजीत डोवल, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और इस बार 46 माओं की उम्मीद। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, क्योंकि सीधे स्टोरी में घुसने से पहले कुछ जान लेना जरूरी है। 2014 का इराक एक अलग ही दुनिया था। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इराक कभी स्थिर नहीं हुआ और 2014 आते आते एक नया दरिंदा आ गया, ISIS। ये लोग सिर्फ आतंकवादी नहीं थे, ये एक पूरी आर्मी थी, ट्रेंड, हथियारबंद और निर्दयी। इतने निर्दयी कि दुनिया ने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। जून 2014 में ISIS ने एक के बाद एक इराकी शहरों पर कब्जा करना शुरू किया। मोसुल गया, टिक्रित गया, और जो लोग वहां फंसे वो या तो भागे या मार दिए गए। अब सोचिए, इस माहौल में 46 इंडियन नर्सेज टिक्रित के एक हॉस्पिटल में काम कर रही थीं। ये नर्सेज केरला, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की थीं। कुछ अनमैरिड लड़कियां थीं, कुछ की शादी हो चुकी थी, बच्चे थे। सबने सोचा था एक अच्छी जॉब, थोड़ा पैसा कमाओ, घर वालों की मदद करो। बस किसी ने नहीं सोचा था कि जॉब ढूंढते ढूंढते वो डायरेक्टली एक युद्ध क्षेत्र में आ जाएंगी। जब ISIS टिक्रित की तरफ बढ़ा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने भी अपना सामान उठा लिया। डॉक्टर्स भागे, स्टाफ भागा, लेकिन इन नर्सेस को कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, कोई प्लान नहीं था, कोई निकासी प्रोटोकॉल नहीं था। और एक सुबह जब आंखें खुली, बाहर सिर्फ बंदूकधारी थे। हॉस्पिटल एक कैद बना दिया गया था। सोचो अगर आप उन नर्सेज में से एक होती। आपका फोन बैटरी पे चल रहा है, सिग्नल आता जाता है, घर से माँ का मैसेज आया है, बेटा टीवी पे इराक की न्यूज देखी, सब ठीक है? और आप टाइप करती हो, हाँ माँ सब ठीक है, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं है। यही सिचुएशन थी 46 लोगों की एक हॉस्पिटल की छत पे। जब ये खबर इंडिया पहुंची तो न्यू दिल्ली में हंगामा मच गया। जून 11, 2014 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पता चला कि इंडियन नर्सेज टिक्रित में फंसी हैं, और साथ ही ये भी पता चला कि वहां और भी इंडियंस हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इंजीनियर्स, जो अलग अलग जगहों पर ISIS के कंट्रोल में आ गए हैं। टोटल काउंट था करीबन 40 से 46 के बीच नर्सेज और हजारों इंडियन सिटीजन्स पूरी इराक में बिखरा हुआ। नरेंद्र मोदी की नई गवर्नमेंट अभी अभी सत्ता में आई थी। मोदी 26 मई को प्राइम मिनिस्टर बने थे। मतलब इस क्राइसिस तक उन्हें सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे ऑफिस में। नया PM, नया NSA और सीधा एक इंटरनेशनल हॉस्टेज क्राइसिस। अजीत डोवल, जो कुछ ही वक्त पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने थे, इस सिचुएशन की ग्रेविटी इमीडिएटली समझ गए। ये कोई ऑर्डिनरी कॉन्सुलर मैटर नहीं था, ये एक ऐसे रीजन में रेस्क्यू था जहां कोई दोस्त नहीं था, जहां इंडियन एम्बेसी तक सेफ नहीं थी, जहां ISIS कहता था हम रूल्स फॉलो नहीं करते। एक चीज और थी जो सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाती थी। ISIS ने पब्लिकली अनाउंस किया था कि जो भी उनके कंट्रोल में है वो उनकी प्रॉपर्टी है, कोई डील नहीं, कोई फिरौती नहीं। तो अजीत डोवल के पास ऑप्शंस क्या थे? मिलिट्री स्ट्राइक? इम्पॉसिबल। इंडियन फोर्सेस इराक में नहीं थी। डायरेक्ट नेगोशिएशन विद ISIS? ये लोग टेबल पे नहीं बैठे। दूसरे देशों से मदद मांगो? कौन सुनेगा एक नए PM को? फिर भी अजीत डोभाल ने एक रास्ता निकाला, और वो रास्ता इतना अनएक्सपेक्टेड था कि जब बाद में दुनिया को पता चला, लोग हैरान रह गए। अजीत डोभाल एक अलग ही मिट्टी के बने हैं। थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए इनके बारे में, तभी समझोगे कि उन्होंने ये किया कैसे। अजीत डोवल एक IPS ऑफिसर थे, 1968 बैच। उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान काफी अंडरकवर मिशंस किए। मिजोरम में विद्रोह के वक्त वो खुद विद्रोहियों के बीच घुसकर काम कर चुके थे। पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट की तरह रहे, कश्मीर में काम किया, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बने। ये वो आदमी था जिसने अपनी जिंदगी में हर बार छायादार दुनिया में काम किया, जहां डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जहां श्रेय नहीं मिलता, जहां गलती की कोई माफी नहीं होती। तो जब नर्सेज वाली संकट आई, अजीत डोवल ने अपना वही अप्रोच अप्लाई किया, सीधा और सोच कर चलो, चुपचाप। पहला काम था एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। कितनी नर्सेज हैं, एग्जैक्टली कहाँ हैं, उनकी कंडीशन क्या है, क्या वो सेफली मूव हो सकती हैं,
हॉस्पिटल के आसपास आईएसआईएस की पोजीशनिंग क्या है, ये इंफॉर्मेशन लाने के लिए एमईए और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने सोर्सेज एक्टिवेट किए। इराक में इंडियन कम्युनिटी के लोगों से कांटेक्ट किया गया। कुछ लोकल इराकी कॉन्टैक्ट्स जो इंडिया के फ्रेंडली थे, उन्हें भी काम पे लगा दिया गया। दूसरा काम था चैनल्स बनाना। ऑफिशियल चैनल्स नहीं, क्योंकि आईएसआईएस के साथ कोई ऑफिशियल चैनल था ही नहीं, इसलिए गुप्त कूटनीति। इराक में उस वक्त कर्डिश फोर्सेस थे, पेशमर्गा। ये लोग आईएसआईएस के खिलाफ लड़े थे। इंडियन इंटेलिजेंस ने कर्डिश लीडर्स के साथ संपर्क किया। एक नॉन ऑफिशियल क्वाइट कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ। साथ ही इराक की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत चलती रही। उन्हें सिग्नल दिया गया कि इंडिया चाहता है कि उसके सिटीजन सेफ निकलें और इंडिया की सद्भावना इराक के लिए कीमती है। लेकिन ये सब कुछ एक जोखिम भरा दाव थी, क्योंकि आईएसआईएस को पता चल जाता कि नर्सेस को निकाला जा रहा है तो वो उन्हें सौदेबाजी चिप बना लेते। एक सेकंड के लिए सोचो, ये सब हो रहा है और मीडिया को खबर नहीं, पार्लियामेंट को खबर नहीं, अजीत डोवल के रिलेटिव्स को नहीं पता, किसी को नहीं पता। इसलिए इस ऑपरेशन का कोई नाम नहीं था, कोई फाइल नहीं थी, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था। बस एक एनएसए था, कुछ ट्रस्टेड ऑफिसर्स थे और एक मिशन था। वीक्स बीत रहे थे, नर्सेज हॉस्पिटल में थीं, बाहर सिचुएशन और ज्यादा बुरा होती जा रही थी, पर पर्दे के पीछे काम चल रहा था। अजीत डोवल और एमईए ने एक इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज की। आईएसआईएस के लोकल कमांडर्स और आईएसआईएस का सेंट्रल लीडरशिप अलग अलग थे। सेंट्रल लीडरशिप ब्रूटल थी, लेकिन कुछ लोकल कमांडर्स प्रैक्टिकल थे। उन्हें पता था कि इंडियन नर्सेस से कोई बड़ा फायदा नहीं था। ये लोग फाइटर्स नहीं थे, इंजीनियर्स नहीं थे, ये सिर्फ नर्सेस थीं, हॉस्पिटल में काम करने वाली औरत। क्वाइट कॉन्वर्सेशंस के जरिए लोकली ये मैसेज दिया गया, इन्हें जाने दो, इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं, इंडिया ने कभी इराक पर बॉम्ब नहीं डाले। ये एक क्रिटिकल आर्गुमेंट था। आईएसआईएस को इंडिया से कोई ऐतिहासिक द्वेष नहीं था। इंडिया वेस्टर्न पावर्स का एजेंट नहीं था उनकी नजर में। इंडिया ने इराक वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए नर्सेस को होल्ड करना आईएसआईएस के लिए सिंबॉलिक फायदा भी नहीं था। इस आर्गुमेंट ने काम किया। तिक्रित के लोकल आईएसआईएस कमांडर्स ने एक टैसिट अग्रीमेंट दी। नर्सेस को हॉस्पिटल कंपाउंड के अंदर रहने दिया जाएगा, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो फ्रीली मूव नहीं कर सकती। ये छोटी सी खिड़की थी और अजीत डोवल ने इसी विंडो को यूज करना था। इराक की गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली कर्डिश पेशमर्गा फोर्सेस और कुछ इराकी आर्मी यूनिट्स ने एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाना स्टार्ट किया। ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये क्वाइटली, स्लोली एक सिक्योर पाथ बनाना था टिक्रित से बाहर। इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स ने, जो बगदाद में सेफ थे, डायरेक्टली नर्सेस से फोन पर कांटेक्ट किया। उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गईं, काम रहना, एक स्पेसिफिक टाइम पे रेडी रहना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना। और एक रात जून के एंड में वो मोमेंट आया। 46 नर्सेज ने अपना बहुत सा सामान छोड़ा, उठाया सिर्फ जो जरूरी था, एक के पीछे एक क्वाइटली हॉस्पिटल के एक स्पेसिफिक एग्जिट से निकली। बाहर कुछ लोकल इराकी कॉन्टैक्ट्स मौजूद थे जो उन्हें गाइड करने थे। 46 विमेन, रात का अंधेरा और एक सेफ कॉरिडोर। वो एरबिल पहुंची, इंडिया के लिए सेफ जोन। जब नर्सेज एरबिल की तरफ मूव कर रही थी, एक प्रॉब्लम आई। इराक के कुछ लोकल ऑफिशियल्स ने, जो शायद आईएसआईएस से सहानुभूति रखने वाले लोग थे, कॉरिडोर की इंफॉर्मेशन लीक कर दी। मिलिटेंट्स के एक ग्रुप को शक हुआ, वो नर्सेज की मूवमेंट के बारे में पूछताछ करने लगे। उस वक्त इंडियन ऑफिशियल्स ने एक बोल्ड कॉल लिया। उन्होंने डायरेक्टली इराकी सेंट्रल गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया, इमरजेंसी लेवल पर। मैसेज सरल था, अभी ये नर्सेज एक सेफ जोन में हैं, इन्हें आगे बढ़ने दो, अगर कुछ हुआ कूटनीतिक परिणाम बहुत सीरियस होंगे। इराक की गवर्नमेंट ने, जो खुद आईएसआईएस से लड़ रही थी और इंटरनेशनल सपोर्ट चाहती थी, अपने लोकल यूनिट्स को ऑर्डर दिया, नर्सेज को सेफ पैसेज दो। वो ऑर्डर काम आया। 46 नर्सेज सक्सेसफुली एरबिल पहुंची और जब वो प्लेन में बैठी, तब जाके पहली बार उन्हें यकीन हुआ, हम सेफ हैं। इंडिया में जब न्यूज आई कि नर्सेज सेफ हैं, तो राहत की एक लहर सी दौड़ गई। एयरपोर्ट्स पर जब प्लेन्स उतरे, फैमिलीज वेट कर रही थी। जो नर्सेज आईं, वो खुद समझ नहीं पा रही थीं कि ये सपना है या हकीकत। केरला में कुछ नर्सेज के गांव में लोग सड़कों पर निकले, पटाखे छूटे, ऊपर वाले का शुक्रिया किया। और न्यू दिल्ली में एक एनएसए की ऑफिस में अजीत डोवल ने शायद एक शांति की चाय पी होगी। कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। एक आदमी ने अपने कॉन्टैक्ट्स, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी डेकेड्स की एक्सपर्टीज
और अपनी समझदारी से 46 लोगों की जिंदगी बचाई। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अजीत दोवल ने एक बार कहा था, इंटेलिजेंस का काम ये नहीं है कि आप कितने लाउड हैं, इंटेलिजेंस का काम ये है कि आप कितने इफेक्टिव हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ अजीत दोवल की कौन सी और स्टोरी आप जानना चाहते हो। हम ऐसे वीडियो अपने चैनल पर लाते रहेंगे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।